फिगर्स ऑफ स्पीच, एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो सब में यूज होगा, प्रोज में, पोइट्री में और इवन इन अवर एवरीडे लैंग्वेज, हमारी एवरीडे लाइफ में लैंग्वेज में यूज होती है फिगर्स ऑफ स्पीच, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं अपने टॉपिक फिगर्स ऑफ स्पीच की तरफ, आज का लेक्चर। सो फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है? दे आर स्पेशल वेज, ये एक स्पेशल तरीका है फिगर ऑफ स्पीच। क्या स्पेशल तरीका है? वर्ड्स को यूज करने के एक स्पेशल तरीके को कहते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। जब हम वर्ड्स को कैसे यूज करते हैं? एक स्पेशल वे में। कैसे स्पेशल वे में? ऐसे यूज करो वर्ड्स को कि वो लैंग्वेज को क्या बना दे? एक्सप्रेसिव बना दे, इम्प्रेसिव बना दे, ब्यूटीफुल बना दे लैंग्वेज को। तो इस तरह हम वर्ड्स को, अगर अपने वर्ड्स वो ही होते हैं पर उसको घुमा फिरा के ऐसे यूज करो कि वो हमारी बातों को, हमारी जो टेक्स्ट है, प्रोज है, पोएट्री है, उसको ऐसा बना दे कि पढ़ने में इम्प्रेसिव बन जाए, एक्सप्रेसिव बन जाए, ब्यूटीफुल बन जाए हमारी पोएट्री। ये होती है फिगर ऑफ स्पीच। सो बेसिकली फिगर ऑफ स्पीच का काम क्या है? हमारे वर्क को फोर्स देना, ताकत देना, हमारे लैंग्वेज को ताकत कैसे देते हैं? जैसे हाइपरबोल है, अगर हम हाइपरबोल का यूज करें, अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं उसको, अगर हम हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच का यूज करेंगे तो बात को हम इतनी बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे कि उसमें इतना फोर्स आ जाएगा हमारी बात में कि वो बात बहुत ज्यादा हमें इफेक्ट करेगी। तो फोर्स कैसे ला सकते हैं? हाइपरबोल के थ्रू। ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, अतिशयोक्ति अलंकार। बात को बढ़ा चढ़ा के जब हम बोलते हैं तो उसमें क्या है? बात में हमारी थोड़ा फोर्स आ जाता है, दम आ जाता है। और कौन सी फिगर ऑफ स्पीच? फिगर ऑफ स्पीच क्या काम करती है? ब्यूटीफाई करने का। अब ब्यूटी कैसे है? जैसे मान लो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? इमेजरी। इमेजरी जो फिगर ऑफ स्पीच है वो ब्यूटी, ऐसी और भी फिगर्स ऑफ सारी काफ़ी है, एलिट्रेशन है, पर्सोनिफिकेशन है, पर हम जैसे देखें कि ब्यूटीफाई करने का काम करती है फिगर ऑफ स्पीच। अब एक फिगर ऑफ स्पीच है इमेजरी। इमेजरी कैसे ब्यूटीफाई करेगी? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला द स्वीट फ्रेगनेंस ऑफ रोजेज फिल्ड द एयर। द स्वीट फ्रेगनेंस ऑफ रोजेज फिल्ड द एयर। तो ऐसे फील हो रहा है मेरी बातों से जैसे मान लो कि खुशबू ही आ रही हो स्वीट सी, किसकी? रोजेस की। सो ऐसी बातों से ऐसी इमेज क्रिएट कर देना मानो लग रहा हो कि सच में ऐसे आसपास कोई इमेज क्रिएट हो गई है। तो इमेजरी इज मेंट फॉर ब्यूटिफाइंग द लैंग्वेज। तो फिगर ऑफ स्पीच ब्यूटिफाई भी करता है लैंग्वेज को। और इसका क्या काम है फिगर ऑफ स्पीच का? इट मेक्स द लैंग्वेज ब्यूटिफुल। ये ब्यूटिफुल बना देता है, ब्यूटी देता है लैंग्वेज को। एंड इट गिव्स क्लैरिटी। ये क्लैरिटी देता है लैंग्वेज को, क्लैरिटी देता है हमारी बातों को, लैंग्वेज में क्लैरिटी ले आता है। सो दिस इज फिगर ऑफ स्पीच। और मैं अब इसको टेक्स्ट के थ्रू आपको बताऊंगी। फिगर्स ऑफ स्पीच आर इंटेंशनल एंड आर्टिस्टिक यूजेस ऑफ लैंग्वेज। ये एक इंटेंशनली यूज किया जाता है फिगर ऑफ स्पीच, क्योंकि हम इंटेंशनली अपनी लैंग्वेज को बेटर और इम्प्रेसिव दिखाना चाहते हैं, इसलिए ये एक इंटेंशनल यूज होता है। और एक कला यानी कि आर्टिस्टिक यानी कि कला के तरीके से हम एक कला दिखाते हैं अपनी लैंग्वेज को यूज करने में। सो इंटेंशनली और एक आर्टिस्टिक यूज होता है किसका? लैंग्वेज का। इन विच वर्ड्स और एक्सप्रेशंस आर यूज्ड इन अ नॉन लिटरल और इमेजिनेटिव वे टू क्रिएट स्पेशल इफेक्ट, एम्फेसिस, एम्फेसाइज एन आइडिया। एक आइडिया पे जोर डालने के लिए, एक आइडिया को एम्फेसाइज करने के लिए हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। जैसे हमें कोई बात है, उसको हमें दिखाना है कि जैसे हमें किसी चीज को दिखाना है कि वो चीज जो है पूरी मतलब रूम में उसकी खुशबू स्प्रेड हो गई, तो हम बोलेंगे द फ्रेगनेंस स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड में थोड़ा ना स्प्रेड हो जाएगी, बट उस बात को एम्फसाइज करने के लिए कि खुशबू बहुत ही स्ट्रांग थी और पूरे रूम में स्प्रेड हो गई, तो हमने वर्ल्ड बोल दिया, बात को बढ़ा चढ़ा के बोल दिया। तो वही है, एक स्पेशल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, एक स्पेशल आइडिया पे एम्फसाइज करने के लिए। अब आइडिया क्या था? खुशबू बहुत स्ट्रांग थी और बहुत ज्यादा तेजी से स्प्रेड हुई, तो मैंने क्या बोल दिया? पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गई। बट वर्ल्ड में ऐसे एक खुशबू पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड तो नहीं हो सकती ना, एक रूम में ही स्प्रेड हो सकती है या एक हाउस में स्प्रेड हो सकती है।
तो एक आइडिया मेरा क्या था, मुझे आइडिया दिखाना था अपने रीडर्स को कि खुशबू बहुत स्ट्रांग थी और बहुत जल्दी स्प्रेड हुई, तो मैंने उसको एम्फेसाइज करा क्या बोल के कि वर्ल्ड में स्प्रेड हुई विद अ फास्ट स्पीड। तो उससे क्या मिली, मेरे आइडिया को थोड़ा जोर मिला, थोड़ा एम्फेसिस मिला मेरे आइडिया पे, ठीक है। एंड मेक राइटिंग मोर विविड, राइटिंग को ज़्यादा विविड एक्सप्रेसिव बनाता है, बहुत ज़्यादा कि लोगों को पढ़ने में मज़ा आए, एक्सप्रेशंस को एनहेंस करता है ये फिगर ऑफ स्पीच, और यादगारी बनाता है, मेमोरेबल, यानी कि जो पढ़ने वाला है उसको मज़ा आ जाए पढ़ के। जैसे हम ऐसे ऐसे फिगर ऑफ स्पीच का अगर यूज़ करेंगे तो मज़ा तो आएगा ही, याद रह जाएगा क्योंकि लय बन जाएगी पढ़ने की और ताल बनेगा, तो उससे क्या है कि इस तरीके से इंसान को पढ़ने में याद भी रहेगा और उसे मेमोरेबल हो जाएगी वो चीज़, क्योंकि इतनी सुंदर और ब्यूटीफाई कर देगा लैंग्वेज को। अब चलते हैं आगे। फिगर ऑफ स्पीच का यही निचोड़ था, मतलब कि ये हमारी लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करता है, एक्सप्रेसिव बनाता है, मेमोरेबल बनाता है, याद करने लायक बना देता है। तो ये हर तरीके से लैंग्वेज को बेटर बनाने में यूज करता है फिगर ऑफ स्पीच। अब इसको बेटा एक और नाम से बुलाया जाता है, कई और नामों से, क्योंकि एग्जाम में ये ना हो कि आपको अगर कोई और नेम आए तो आप कंफ्यूज हो जाओ, तो डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ थ्रू द अदर नेम्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। हमें कंफ्यूज नहीं होना। फिगर्स ऑफ स्पीच को बेटा रिटोरिकल डिवाइसेस भी कहते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इस लाइन में बताओ कौन सी रिटोरिकल डिवाइस का यूज हुआ है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए वो किसकी बात कर रहा है, फिगर ऑफ स्पीच की बात कर रहा है। तो रिटोरिकल डिवाइसेस भी फिगर ऑफ स्पीच ही होती हैं, रोकोको भी फिगर ऑफ स्पीच ही होती है, बेरोक भी फिगर ऑफ स्पीच को ही कहते हैं, एंड ऑर्नामेंटल लैंग्वेज इसे कहते हैं, एंड डेकोरेटिव यूज ऑफ वर्ड्स भी कहते हैं। सो किसी भी नाम से आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आ सकता है कि बताइए इसमें कौन सा रोकोको है या कौन सा बेरोक है, मीन्स कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। दीज ऑल आर द नेम्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच ओनली। ये आप नोट डाउन करेंगे और ध्यान रखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। सो देयर आर सेवरल फिगर्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। अब इंग्लिश में बेटा काफ़ी फिगर्स ऑफ स्पीच हैं और सारी हमें पढ़ना भी मुश्किल है, तो जो हमारी मोस्ट ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच जो मोस्ट पॉपुलरली हमारी यूज़ होती हैं हम वो सब कवर करेंगे। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी, ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच है ना बेटा, वो मोस्टली जो है किसको ब्यूटीफाई करती हैं, दे आर मोस्टली यूज्ड इन द पोएट्री। ये सबसे ज़्यादा हमें हमारी पोएट्री को ब्यूटीफाई करती है। सो सबसे ज़्यादा इसका यूजेज किस में होता है फिगर ऑफ स्पीच का, इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन द पोएट्री। तो ये पोएट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। उसके बाद ये प्रोज में भी यूज़ होती हैं सेकेंड नंबर पे, एंड थर्डली इट इज़ यूज्ड इन द एवरीडे लैंग्वेज, एवरीडे लाइफ में। तो मैक्सिमम किस में यूज़ होती है ये फिगर ऑफ स्पीच, सबसे ज़्यादा यूज़ होती है बेटा ये पोएट्री में, क्योंकि पोएट्री को पढ़ने में मज़ा आना चाहिए, उसमें एक लय रिदम सब कुछ बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है फिगर ऑफ स्पीच की। उसके बाद प्रोज में, एंड थर्डली एवरीडे लाइफ की लैंग्वेज में भी ये फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ होती है। सो दिस इज़ हाउ इट्स यूजेज इज़ देयर। चलते हैं सिमिली की तरह। सिमिली इज़ द फिगर ऑफ स्पीच जिसमें क्या होता है, दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है, दो अनलाइक चीज़ें होती हैं पर वो कहीं ना कहीं उनमें कुछ ना कुछ एक पॉइंट पे सिमिलैरिटी होती है। ये कुछ ना कुछ दो अलग अलग चीज़ें, जैसे मैंने बोला कि एक मैन है एक रोज़ है, बट मैन में से भी ऐसी फ्रेगनेंस आ रही थी जैसे रोज़ में से आ रही थी, तो कहीं ना कहीं क्या हो गई, दोनों में एक फ्रेगनेंस की सिमिलैरिटी हो गई। तो एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ फीचर होगा दोनों चीज़ों का, दो अनलाइक चीज़ों का जो मिल रहा होगा तभी लाइक का यूज़ हुआ होगा। जैसे कि कोई डार्क स्टोन है, वो डार्क ब्लैक स्टोन है, किसकी तरह ब्लैक है, नाइट की तरह, तो नाइट भी ब्लैक होती है, स्टोन भी ब्लैक है, तो दोनों में सिमिलैरिटी हो गई। तो यही है कि एक ना एक कोई बात है, जैसे ब्लैकनेस, दोनों का कलर सिमिलर हो गया, या कोई ना कोई पॉइंट होगा जो उनको एक पॉइंट पे मिला रहा होगा, एक जैसा बना रहा होगा। सो सिमिली में दो डिफरेंट थिंग्स होती हैं जिनका कंपैरिजन होता है, कंपेयर्ड होता है, और कंपैरिजन में यूज कौन कौन से वर्ड होते हैं, लाइक, एज, सो और देन, ये जरूर आने चाहिए तभी वो सिमिली कहलाएगा।
सिमिली बनाने के लिए उसको लाइक सो एज का यूज होता ही होता है, और देन का भी। सो दीज आर द वर्ड्स जो हमें क्लू देते हैं कि ये सिमिली है। वो हमें कैसे पता चलेगा? लाइक, एज, सो और देन से। अब चलते हैं बेटा कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से जो मैं आपको बताऊंगी सिमिली के। सो इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। सो इट ड्रॉप्ड as a gentle rain from heaven, from the heaven. So ये जो इट ड्रॉप्ड एज अ जेंटल रेन, वो ऐसे ड्रॉप कर रही थी मर्सी, यानी कि दया ऐसे गिर रही थी जैसे कि जेंटल रेन हो। कहाँ से? हेवन से। तो इट मतलब मर्सी, तो मर्सी का किससे कंपैरिजन किया गया है? मर्सी का कंपैरिजन किया गया है रेन से, बारिश से, क्योंकि मर्सी भी झलक रही थी और बारिश की बूंदें भी झलकती हैं। तो दोनों का क्या, कहाँ सिमिलैरिटी हो गई? झलकना कि गिरना, कि मर्सी भी उसके बातों से झलक रही थी, गिर रही थी उसकी उससे, और रेन भी जो है हेवन से गिर रही थी। तो दोनों में कंपैरिजन हो गया। और किस पॉइंट पे, किस वर्ड से कंपैरिजन हुआ है? एज से। हमने यहाँ पे, मैंने आपको बताया था, या तो एज आएगा सिमिली में, या लाइक आएगा, या सो आएगा, या देन आएगा। तो एज आ गया इधर, तो ये क्या बन गया? हमें सिमिली बन गया हमारे लिए। नेक्स्ट, और ये बेटा मैं ये भी बता दूं जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कि बेटा ये वाली जो लाइन है एग्जाम में आ चुकी है, इट ड्रॉप्ड एज अ रेन, एज अ जेंटल रेन फ्रॉम द हेवन। तो ये बेटा मर्सी, ये एक मर्चेंट ऑफ वेनिस एक वर्क है। किसका वर्क है? मर्चेंट ऑफ वेनिस, विलियम शेक्सपियर का वर्क है। उसमें से ये लाइन ली गई है। मर्चेंट ऑफ वेनिस जो ये वर्क है, इसमें एक बीच में एक पोम आती है कोट के अंदर, मर्सी पोम। तो उस पोम के अंदर, इसके अंदर एक पोम आती है मर्सी, और उस मर्सी पोम में से ये लाइन ली गई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। द नाइट इज एज डार्क एज ब्लैक स्टोन। जो नाइट है वो उस कैसी है? एज डार्क एज ब्लैक स्टोन। तो दोनों में ब्लैकनेस है, स्टोन में भी ब्लैकनेस है और नाइट में भी ब्लैकनेस है। सो द नाइट इज एज ब्लैक एज, the night is as dark as black stone. The night is as dark as black stone. So कंपैरिजन हो रहा है नाइट का कंपैरिजन हो रहा है नाइट का किससे कंपैरिजन हो रहा है? एक ब्लैक स्टोन से कंपैरिजन हो रहा है। सो एज का यूज हुआ है, इट इज अ सिमिली। सो लाइक या एज का यूज हो जाए तो सिमिली है। तो हमें यहाँ पे एज मिल रहा है, और जहाँ एज का यूज आए वहाँ क्या होगा? सिमिली होगा। चलते हैं अनदर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की तरफ। द सिटी वॉइस itself, the city voice itself is soft like solitudes, is soft like solitudes. ठीक है, सो दिस इज फ्रॉम ये जो लाइन है बेटा किससे ली गई है? ये लाइन ली गई है कौन से वर्क से ली गई है? हमने कल ही किया है वो वर्क, दैट इज स्टेंजा। ये लाइन ली गई है स्टेंजा रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स।
स्टेंजा रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स, इससे ये लाइन ली गई है। और बेटा इसमें किसका यूज हुआ है, लाइक का, इसमें लाइक का यूज हुआ है। और लाइक जहां पे आ जाए वहां पे कौन सी डिवाइस है, सिमिली। सो लाइक आ गया तो हमें लाइक वर्ड से ही पता चल गया यहाँ पे कौन सी डिवाइस यूज हुई है, सिमिली। सो द सिटीज वॉइस इटसेल्फ इज सॉफ्ट, जो सिटी की वॉइस है अपने आप में सॉफ्ट हो गई, कैसे, जस्ट लाइक द सॉलिट्यूड, एकांत की तरह हो गई, ठीक है। सो जस्ट लाइक द सॉलिट्यूड, तो कंपैरिजन हो रहा है, लाइक आ गया, लाइक मतलब सिमिली, जहां लाइक का यूज हो जाए सिमिली आ गया, ठीक है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट एग्जांपल्स ऑफ सिमिली इन द पोएट्री। मैंने कुछ एग्जांपल्स अपनी तरफ से दिए और कुछ एग्जांपल और ऐड ऑन है सिमिली के। चलिए देखते हैं पहला एग्जांपल, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोम है, दैट इज डैफोडिल्स, जिसमें जो पोएट है वो उस तरीके से भटकता है, इस तरीके से वॉन्डर्ड कर रहा है, इधर से उधर भटक रहा है, कैसे, जैसे क्लाउड्स इधर से उधर भटकते हैं, किसमें, आसमान के अंदर। तो कंपैरिजन हो रहा है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड्स, तो मैं ऐसे भटक रहा था, पोएट कह रहा है, जैसे कि बादलों की भांति। तो एज से एज आ गया, यूज ऑफ एज, जहां पे एज आ गया वहां पे क्या होगा बेटा, सिमिली यूज होगा। सो इट इज द सिमिली। ये लिया गया है किससे, विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है, और वर्क कौन सा है, डैफोडिल्स, डैफोडिल्स से लिया गया है। माई लव इज लाइक रेड रेड रोज, रॉबर्ट बर्न्स का ये लाइन है, माई लव इज लाइक रेड रेड रोज। सो लाइक इधर किसका यूज हुआ था, एज का, नाउ हेयर इज डिफरेंट, अब लाइक को यूज किया गया है कंपैरिजन के लिए। एंड लव, प्यार को किसकी तरह कहा गया है, रेड रोज की तरह कहा गया, खिला हुआ, ठीक है। ब्यूटीफुल, द लव इज जस्ट ब्यूटीफुल, लव इतना ब्यूटीफुल है, कैसे, जैसे कि एक रेड रोज की ब्यूटी होती है। तो ब्यूटी के पॉइंट पे कंपैरिजन हो रहा है कि ब्यूटी उसमें भी है, रेड रोज में भी है, और ब्यूटी लव में भी होती है। तो लाइक यूज हो रहा है कंपैरिजन के लिए। नेक्स्ट, द एस्ट्रियन केम डाउन लाइक द वुल्फ ऑन द फोल्ड। सो लाइक द वुल्फ ऑन द फोल्ड, so the Assyrian came down like the wolf on the fold. Now here like is used, like का use हुआ है, लॉर्ड बायरन का वर्क है ये, and this is an example of simile. Life is but an empty dream, Longfellow का। So life is but an empty dream, बेटा इसमें कुछ समझने वाली बात है, इसमें ना तो हमें लाइक दिख रहा है, ना तो हमें इसमें सो दिख रहा है, ना इसमें हमें एज दिख रहा है, तो इसमें ये तीनों चीज़ें नहीं हैं, तो ये सिमिली कैसे हुआ, नहीं होगा। लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम है, तो ये तो मेटाफर हुआ, क्योंकि लाइफ को सीधा क्या कहा गया है, लाइफ को सीधा कहा गया है कि लाइफ जो है सीधा ही एक एम्प्टी ड्रीम है। तो जहां अगर मैंने लाइक सो और एज का यहाँ यूज नहीं किया, डायरेक्टली बोल दिया किसी चीज को कि लाइफ जो है डायरेक्टली एक एम्प्टी ड्रीम है, या जैसे मैं बोल दूं मोहन इज अ टाइगर, तो मोहन को डायरेक्टली मैंने टाइगर बोल दिया, ये नहीं बोला कि मोहन इज लाइक अ टाइगर। तो डायरेक्टली जब किसी चीज को हम बोल देते हैं तो वो क्या होता है, मेटाफर। तो बेटा बट इधर हम इसको, इस सेंटेंस को हम इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें इम्प्लाइड सिमिली है। क्या है इसमें, इम्प्लाइड सिमिली। इम्प्लाइड सिमिली क्यों, इम्प्लाइड सिमिली कैसे, क्योंकि जब हम इसको सेंटेंस को इस तरीके से लिखेंगे, यानी कि इसमें छुपा हुआ है सिमिली। इसमें सिमिली कैसे छुपा हुआ है, क्योंकि जब हम लिखेंगे लाइफ इज लाइक एन एम्प्टी ड्रीम, लाइफ इज लाइक एन एम्प्टी ड्रीम, तो लाइक आ गया, तो यानी इसके अंदर कहीं ना कहीं लाइक छुपा हुआ था। जब कोई सेंटेंस होता है उसमें अगर कहीं ना कहीं सिमिली को हम छुपा देते हैं और डायरेक्ट लिख देते हैं, तो सिमिली कहीं ना कहीं हिडन है, तो उसको क्या कहेंगे, इम्प्लाइड सिमिली, यानी सिमिली है पर छुपा हुआ है फिलहाल के लिए। तो जब इसको हमने खोल के लिखा लाइफ इज लाइक एन एम्प्टी ड्रीम, तो सिमिली नजर आ गया हमें बाहर, तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लाइड सिमिली। चलते हैं आगे।
हर ब्यूटी हैंग्स अप अपॉन द चीक्स ऑफ नाइट. हर ब्यूटी हैंग्स अप अपॉन द चीक्स ऑफ द नाइट like a rich jewel in an Aethop's ear. So, her beauty hangs up upon the cheeks like a rich jewel. So, like उसकी ब्यूटी कैसे हैंग कर रही थी, जैसे कि एक रिच ज्वेल हो. ठीक है. सो कंपैरिजन हो रहा है किसके थ्रू, लाइक के थ्रू. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली. चलते हैं बेटा आगे नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ. दैट इज अ मेटाफर. अब सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच पे आते हैं, दैट इज मेटाफर. अब मेटाफर जो फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें भी सिमिली की तरह ही कंपैरिजन ही होता है दो चीजों के बीच में किसी पॉइंट पे, बट इसमें लाइक, सो और एज के बिना कंपैरिजन होता है. मेटाफर में लाइक नहीं होता, सो नहीं होता, एज नहीं होता, देन नहीं होता और डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया जाता है. तो इसको कहते हैं मेटाफर. अब डायरेक्ट कैसे कंपैरिजन होगा, जैसे किसी चीज को डायरेक्टली वो बोल दिया हो जाए कि तुम हो, यू, जैसे मैंने बोला ही इज लाइक अ टाइगर, नहीं, लाइक हटा दिया, ही इज अ टाइगर. तो लाइक को हटा देना है, सो को हटा देना है, एज को हटा देना है और डायरेक्ट कंपैरिजन करना है, उसको कहेंगे मेटाफर. इट इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड इम्प्लाइड सिमिली. मेटाफर को बेटा क्या कहते हैं, मेटाफर को इम्प्लाइड सिमिली भी कहते हैं. इम्प्लाइड सिमिली का नाम, मेटाफर का अगर हम दूसरा नाम देखें तो इम्प्लाइड सिमिली इसका दूसरा नाम होता है मेटाफर का. और एक और, मेटाफर को एक एम्बिग्विटी माना गया. क्वेश्चन आपको एग्जाम में कंफ्यूज करके आ सकता है कि आउट ऑफ दीज विच इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द एम्बिग्विटीज बाय विलियम एम्सन. विलियम एम्सन ने 7 एम्बिग्यूटीज का जिक्र किया है और उसमें से एक एम्बिग्यूटी माना जाता है किसको, मेटाफर को. मेटाफर को एम्बिग्यूटी मतलब होता है जिसके एक से ज्यादा मतलब निकलते हो, दैट मींस एम्बिग्यूटी व्हिच हैज मोर देन वन मीनिंग. तो अब मेटाफर जो होता है बेटा उसका एक से ज्यादा ही मतलब निकलता है. अगर मैं बोलूं जैसे टाइम इज अ थीफ, टाइम इज अ थीफ, तो इसके दो मीनिंग निकलते हैं. या तो टाइम चोर है, टाइम इज अ थीफ, बट इसका लिटरल मीनिंग क्या निकलेगा, इसका बेसिक मीनिंग क्या निकलेगा कि जो समय है वो हमारी वो दैट स्टील्स द, मतलब जो समय है वो स्टील कर लेता है हमारे उसको, चीजों को स्टील कर लेता है. कैसे स्टील कर लेता है, क्योंकि जैसे जैसे समय निकलता जाता है हमारा जो टाइम है, हमारा जो हमारे जो जीने का हर चीज का जो वो समय है वो कम होता जाता है. तो इसलिए टाइम को डायरेक्टली क्या कहा गया है कि समय एक स्टील कर लेता है चीजों को. तो समय जो है वो एक थीफ है. तो इसके दो मीनिंग हो गए, या तो समय को चोर कहा गया है और वैसे असली में क्या है, ये स्टील कर लेता है हमारी हर चीजों को, हमारी ब्यूटी को, हमारे वर्क को, हमारे और चीजों को, बहुत चीजों को स्टील कर लेता है टाइम को. तो टाइम जो है इसको एक डायरेक्ट थीफ कहा गया है. सेकेंड अगर हम देखें एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, तो दैट इज वर्ल्ड इज अ स्टेज. वर्ल्ड इज अ स्टेज. वर्ल्ड यानी दुनिया को एक रंगमंच कहा गया है. सही बात है, तमाशे चलते हैं दुनिया में, हर स्टेज ही तो है ये, कहीं कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो एक स्टेज की तरह ही तो है वर्ल्ड. सो कंपैरिजन किया गया वर्ल्ड का किससे, एक थिएटर से, एक स्टेज से, जहाँ पे सब कुछ ड्रामा दिखाया जाता है और वर्ल्ड में सच में ये ड्रामा हो ही रहा है. ठीक है. और एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल लेते हैं, हर वॉइस इज म्यूजिक. हर वॉइस इज म्यूजिक, उसकी आवाज ही सीधा म्यूजिक है. लाइक हर वॉइस इज, लाइक नहीं यूज किया हमने, सीधा क्या बोले, उसकी आवाज सीधा क्या है, उसकी आवाज ही ऐसी है कि वो म्यूजिक है. आवाज को उसकी सुनता हूँ तो मानो लगता है कि कोई म्यूजिक बज रहा है, इतनी मधुर आवाज है. तो डायरेक्ट आवाज को डायरेक्टली क्या कहा गया है, म्यूजिक कहा गया, बिना लाइक के यूज किए, बिना एस के यूज किए, बिना सो के यूज किए, डायरेक्ट इज लगा के वॉइस को कह दिया गया वॉइस इज म्यूजिक. जैसे मैं कह दूं ही इज
ही रन्स लाइक अ टाइगर, अगर मैं लाइक लगाऊं, ही रन्स लाइक अ टाइगर, ही रन्स लाइक अ टाइगर, और अगर मैं कहूं ही इज अ टाइगर, तो डायरेक्टली मैंने उसको क्या कह दिया है कि इज लगा के कि वो सीधा ही टाइगर है, और जब लाइक लगा दिया तो ये सिमिली हो गया। तो बेटा इस तरह से चीजों को हम समझ के चलेंगे। तो आगे चलते हैं बेटा एग्जाम्पल्स की तरफ। इस पे मैंने बहुत सारे आपके एग्जाम्पल्स लिखे हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ मेटाफर इन द पोएट्री। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, मैंने आपको बताया, एंड ऑल द मेन वुमेन आर मेयरली द प्लेयर्स। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, ये पूरा जो वर्ल्ड है एक रंगमंच है, ये एक स्टेज है। तो वर्ल्ड को डायरेक्टली क्या कह दिया गया कि वर्ल्ड इज अ स्टेज। ये वर्ल्ड जो है एक स्टेज है, एक रंगमंच है। और ये किससे दिया गया है? विलियम शेक्सपियर के वर्क से। कौन सा वर्क है वो? एज यू लाइक इट से। विलियम शेक्सपियर का वर्क है एज यू लाइक इट से। और ये एग्जाम में ये लाइन आती भी है, पूछा जाता है कि ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन आर प्लेयर्स। तो ये ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, ये लाइन आती है, पूछा जाता है किसकी लाइन है, तो विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है दैट इज एज यू लाइक इट, उसकी ये इंपॉर्टेंट लाइन। होप इज द थिंग विद फेदर्स। होप जो है क्या है? एक थिंग है, सीधा होप को क्या कहा गया है? डायरेक्टली कह दिया गया है होप इज अ थिंग विद फेदर्स। जो हमारी होप है, हमारी जो उम्मीदें हैं, वो क्या है? एक बर्ड है फेदर्स वाली, मतलब एक थिंग है फेदर्स वाली। और थिंग क्या होती है फेदर वाली? बर्ड, बर्ड ही होती है ना जिसके फेदर होते हैं। तो हमारी जो उम्मीदें हैं, हमारी उम्मीदें एक बर्ड की भांति है। दिस इज द लाइन बाय इमली डिक्सन। ये इमली डिक्सन की लाइन है जिसमें होप को डायरेक्टली क्या कहा गया है? बर्ड कहा गया है। होप को डायरेक्टली बर्ड कहा गया है, थिंग विद अ फेदर्स। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, अ पुअर प्लेयर। लाइफ को क्या कहा गया है? लाइफ इज अ वॉकिंग शैडो। लाइफ इज डायरेक्टली कॉल्ड अ वॉकिंग शैडो विद अ पुअर प्लेयर। सो लाइफ को डायरेक्टली, जिंदगी को क्या कहा गया है? एक परछाई कहा गया है, एक वॉकिंग, चलती हुई परछाई, ठीक है, विद अ पुअर प्लेयर। माई हार्ट इज अ लोनली हंटर। हार्ट को क्या कहा गया? डायरेक्टली द हार्ट इज कॉल्ड माई हार्ट। हार्ट को डायरेक्टली कहा गया एक लोनली हंटर, एक लोनली हंटर कहा गया। द रिवर ऑफ माई सोल। सो द रिवर, ये रिवर है किसकी? माई सोल, द रिवर ऑफ माई सोल। तो रिवर को डायरेक्टली क्या कहा गया? रिवर को डायरेक्टली कहा गया है कि ये आत्मा है, रिवर है मेरे सोल की। सो रिवर इज डायरेक्टली सेड एज द सोल। डेथ बी नॉट प्राउड, डेथ बी नॉट प्राउड। सो डेथ इज ट्रीटेड एज अ प्राउड पर्सन। डेथ को कैसे ट्रीट किया गया है? एज अ प्राउड पर्सन। सो डेथ बी नॉट प्राउड। So these are the examples of metaphor. I hope आप सबको क्लियर होगा मेटाफर। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, फिर दो तीन फिगर ऑफ स्पीच का डिस्कशन करेंगे, उनके एग्जाम्पल्स करेंगे, एंड मोर ओवर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फिगर्स ऑफ स्पीच वो भी मैं आपके लिए लेके आऊंगी। सो दीज आर अबाउट द फिगर्स ऑफ स्पीच। मिलते हैं अगली क्लास में। साथियों, तो आज मैं साइबा विक फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने लेकर अपना चैनल दैट इज इवन इंग्लिश 360 डिग्री। बेटा आज हम लेके आए हैं कौन सा टॉपिक? पर्सोनिफिकेशन, दैट इज फिगर ऑफ स्पीच में पर्सोनिफिकेशन। सो जब ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी दी जाती है, जैसे ह्यूमन बींग्स बिहेव करते हैं, जो उनमें क्वालिटीज़ होती हैं, वो क्वालिटीज़ किसको दी जाती है? नॉन लिविंग बींग्स को, यानी कि अजीब चीज़ों को वो क्वालिटीज़ दी जाती हैं जो ह्यूमन बींग्स की होती हैं, तो वो कहलाती है पर्सोनिफिकेशन। अब देखो नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? जैसे टेबल, चेयर, बेड, ये सब नॉन लिविंग चीज़ें हैं। इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? एज लिविंग बींग्स। उनको लिविंग थिंग्स की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। अब ये इसका फायदा क्या पर्सोनिफिकेशन का? ये लैंग्वेज को क्या देता है? ये लैंग्वेज को इमेजिनेटिव बना देता है। इमेजिनेटिव कैसे बना देगा? क्योंकि अगर हम नॉन लिविंग चीज़ें हैं और नॉन लिविंग चीज़ें अगर बोल पड़ेंगी,
अगर मैं कहूँ टेबल इज स्पीकिंग, द चेयर इज क्राइंग, तो नॉन लिविंग चीज़ें जब बोलेंगी या कोई ह्यूमन क्वालिटी दिखाएंगी तो वो इंटरेस्टिंग बनाएंगी लैंग्वेज को. सो इट मेक्स द लैंग्वेज इमेजिनेटिव, इंटरेस्टिंग बनाएगा लैंग्वेज को, इमेजिनेटिव बना देगा और लाइवली बना देगा. ऐसा लगेगा कि जीवंत है. ठीक है. उसके बाद अगर हम इसको देखें कि रिटन पैटर्न में, तो ह्यूमन क्वालिटीज और एक्शंस दैट आर गिवन टू द एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स, that is we can say that non-living things or abstract ideas plays the roles of human being. तो non-living things और abstract चीज़ें जब रोल प्ले करती हैं किसका, ह्यूमन बीइंग का, that is called personification. अब abstract ideas क्या होते हैं, जैसे abstract चीज़ें जैसे कि लाफ्टर जो सिर्फ फील हो सकती है, ठीक है, लाफ्टर हो गई, क्राई हो गया, तो इन सबको कैसे कंसीडर किया जाता है, ह्यूमन बीइंग की तरह. अब चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ. Death lays his icy hands. Death lays his icy hands. Death lays his icy hands on king. तो डेथ ने अपने हैंड्स, अपने हाथ रख दिए किस पे, किंग पे. क्या डेथ के हाथ होते हैं, मौत के हाथ होते हैं? नहीं. तो इधर मौत को यानी डेथ को एक क्वालिटी दी गई है, ह्यूमन क्वालिटी. दैट इज क्या क्वालिटी की, हैंड्स है उसके, ही इज लेइंग हिज हैंड्स. तो ह्यूमन क्वालिटी दी गई है डेथ को. सो इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन. ये एग्जाम्पल है किसका, पर्सोनिफिकेशन का. और लेते हैं जैसे फ्लावर्स आर डांसिंग. फ्लावर्स आर डांसिंग. तो फ्लावर्स जो है एक नॉन लिविंग थिंग है एंड दे आर डांसिंग. फ्लावर्स डांस कर रहे हैं. तो जब फ्लावर्स डांस कर रहे हैं तो डांसिंग किसकी क्वालिटी है, ह्यूमन बीइंग की. फ्लावर्स को क्या दी गई है, ह्यूमन क्वालिटी दी गई है डांस करने की. तो द फ्लावर्स आर डांसिंग, दे आर बिहेविंग एज ह्यूमन बीइंग्स. फ्लावर्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स की तरह खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, डांस कर रहे हैं. तो इट इज गिवन एज अ ह्यूमन क्वालिटी. देन लाफ्टर holding both her sides. Laughter holding both her sides. लाफ्टर ने उसके दोनों पक्षों को संभाल रखा है. तो लाफ्टर, हंसी क्या कोई संभालने का काम कर सकती है, संभालने का, समेटने का, पकड़ने का, होल्डिंग करने का वर्क किसका होता है, ह्यूमन बीइंग का होता है. तो ह्यूमन क्वालिटी किसको दी गई है, एब्स्ट्रैक्ट चीज को, दैट इज लाफ्टर. लाफ्टर एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे मतलब टच नहीं करा जा सकता. तो ये एब्स्ट्रैक्ट चीज को क्वालिटी क्या दी गई है, ह्यूमन क्वालिटी दी गई है. सो इट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. ब्लाइंड, ये तो सबने ही सुना होगा, लव इज ब्लाइंड. हम कह देते ना कैसी लड़की पसंद कर ली यार, क्या मम्मी क्या बात है, लव इज ब्लाइंड, प्यार तो अंधा होता है. तो यही चीज होती है. So I hope the personification part is clear to you. Personification जो figure of speech है ये आपको clear होगी. चलते हैं, कुछ examples लेके आए हैं आपके लिए personification के. इससे पहले कि हम next figure of speech पे जाएं, जान लेते हैं कुछ और examples. These examples are with the visuals. जो ये examples मैं आपके लिए लेके आई हूँ, इसके साथ साथ इनकी फोटो और visuals भी लाई हूँ ताकि आपको concept ज़्यादा clear हो. So examples of personification. Because I could not stop for death, he kindly stopped for me. तो जैसे कि मैं नहीं रुक पाया मौत के लिए, पर मौत मेरे लिए रुक गई. तो he kindly stopped for me. Death को क्या कहा गया है, death को he कहा गया है. तो डेथ को एक पर्सन कहा गया है, ही कहा गया है. ठीक है. डेथ एज अ पोलाइट जेंटलमैन. तो डेथ को क्या कहा गया, एक पोलाइट जेंटलमैन कहा गया है. सो पर्सोनिफिकेशन दी गई है किसको, डेथ को पर्सोनिफाइड किया गया है कि मैं तो नहीं रुका, पर डेथ एज अ जेंटल पर्सन स्टॉप्ड फॉर मी. डेथ ने मेरे लिए वेट किया, डेथ स्टॉप्ड फॉर. विंड स्टूड अप एंड गेव अ शाउट. विंड स्टूड अप, विंड जो है खड़ी हो गई
और उसने क्या करी, शाउट करा, विंड ने शाउट करा. सो विंड इज शाउटिंग लाइक अ ह्यूमन बीइंग. विंड जो है वो शाउटिंग कर रही है, और शाउटिंग किसकी क्वालिटी होती है, ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी होती है. चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ. अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर. यानी कि अपॉर्चुनिटी यानी कि जो हमारे मौके होते हैं, हमें जो क्या कहते हैं, मौके मिलते हैं कोई भी काम करने के, वो हमारी नॉक करते हैं डोर पे. सो अपॉर्चुनिटी एब्स्ट्रैक्ट चीज है, ठीक है. अपॉर्चुनिटी एब्स्ट्रैक्ट है, तो अपॉर्चुनिटी क्या कर रही है, नॉकिंग कर रही है. सो ह्यूमन क्वालिटी है, ह्यूमन बींग्स नॉक कर सकते हैं ना. सो अपॉर्चुनिटी इज गिवन अ ह्यूमन क्वालिटी. देन द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड. जो वेव्स थी, जो लहरें थी, वो क्या कर रही थी, डांस कर रही थी. सो दिस इज सेड, ये किसके वर्क से, विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क में है. विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क में है ये. द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड. तो वेव्स डांस कर रही थी, एंड डांसिंग इज द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग. सो वेव्स आर जॉयफुल डांसर्स. वेव्स कैसे एक्ट कर रही हैं इधर, जॉयफुल डांसर्स की तरह एक्ट कर रही है. सो वेव्स पर्सोनिफाइड की गई हैं, कैसे, वेव्स आर डांसिंग लाइक द जॉयफुल डांसर्स. कैसे कैसे डांस कर रही है आप देख सकते हैं, ऐसे 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 डांसर्स की तरह वेव्स डांस कर रही है. वी कैन सी. देन नेक्स्ट, द डांसर्स डांस्ड प्लेफुली इन द मूनलिट स्काई. जो स्टार्स हैं वो क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं. किसमें, मूनलिट स्काई में. यानी कि ऐसा स्काई जिसमें मून है. सो मूनलिट स्काई में कौन डांस कर रहे हैं, सितारे डांस कर रहे हैं. स्टार्स आर डांसिंग. तो स्टार्स डांस नहीं करते कभी भी, ह्यूमन बींग्स डांस करते हैं. सो डांसिंग इज द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स. यू कैन सी द स्टार्स आर होल्डिंग द हैंड्स एंड दे आर डांसिंग. सो स्टार्स डांसिंग इज द. विलियम, अर्थ फेल्ट द वुंड. अर्थ ने घाव झेला, यानी कि पेन झेला. किसने, अर्थ ने. तो पेन किसको होता है, ह्यूमन बीइंग को होता है दर्द, पेन. सो अर्थ इज फीलिंग द पेन. दिस इज द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. स्लीप दैट निट्स अप द रेवेल्ड स्लीव्स ऑफ केयर. सो स्लीप, वह नींद जो निट करती है, क्या, निट्स अप द रेवेल्ड स्लीव ऑफ केयर. बाय विलियम शेक्सपियर. तो विलियम शेक्सपियर ने बोला है स्लीप के बारे में, स्लीप एज अ केयर गिवर. स्लीप को क्या बोला है कि स्लीप क्या करती है, सुकून देती है. जब हम सोते हैं तो हमें क्या मिलता है, सुकून मिलता है, यानी केयर गिवर होती है. केयर गिवर, द स्लीप इज अ केयर गिवर. सो नेक्स्ट, द प्राउड डे अटेंडेड विद अ स्माइल. The Proud Day Attended with a Smile by William Wordsworth. So William Wordsworth का है ये कि प्राउड डे जो है वो अटेंडेड कैसे है, विद अ स्माइल. सो डे इज गिवन, डे को क्या कहा गया है कि डे स्माइल कर रहा है. तो स्माइलिंग, लाफ्टर, स्माइल, ये किसकी क्वालिटीज होती है, ह्यूमन बीइंग की. सो इधर क्या कहा गया, डे, द प्राउड डे इज स्माइलिंग. जो प्राउड डे है वो स्माइल कर रहा है. बेटा यहाँ पे कौन सा गाना फिट होता है, चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे, देखो पकड़ो यारो, घड़ी के कांटे भागे. तो बेटा यही गाना है. घड़ी के कांटे कभी भागते नहीं है. यहाँ भी पर्सोनिफिकेशन है, गाने के अंदर भी पर्सोनिफिकेशन है. हर जगह पर्सोनिफिकेशन का धड़ाकेदार यूज होता है. तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ. ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड ऑल द एग्जाम्पल्स. अब हम करेंगे अपनी नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज ओनोमोटोपोइया. ओनोमोटोपोइया क्या होता है, द वर्ड दैट सजेस्ट अ नेचुरल साउंड. जो वर्ड इमिटेट करता है या सजेस्ट करता है. क्या सजेस्ट करता है, एक ऐसा वर्ड जिससे हमें किसका बोध होता है, जिससे हमें किसका पता चलता है. कोई भी एक नेचुरल साउंड होती है, एक नेचुरल जो आवाज निकलती है, हिस हिस की जो साउंड होती है, दैट इज अ साउंड ऑफ अ स्नेक. तो जो नेचुरल साउंड्स निकलती हैं, चाहे क्लॉक की साउंड होती है, टिक टॉक, तो वो नेचुरल साउंड होती है क्लॉक की. तो नेचुरल साउंड्स जो अपने आप गॉड ने दिए या फिर इनिशियली निकलती हैं उनमें से, तो दैट इज कॉल्ड ओनोमोटोपोइया. अब कुछ लेते हैं बेहतरीन एग्जाम्पल.
ओनोमोटोपोइया के, जैसे कि द क्लॉक गोज टिक टॉक. सो द क्लॉक गोज टिक टॉक. द क्लॉक goes tick tock. So tick tock is onomatopoeia. So next example, grunt goes the hog. So hog होता है बेटा जंगली सुअर, तो ग्रंट की साउंड कौन निकाल रहा है? हॉग निकाल रहा है. सो इट इज द नेचुरल साउंड ऑफ द हॉग, यानी जंगली सुअर की एक नेचुरल साउंड है ग्रंट. ठीक है. नेक्स्ट वी टेक द एग्जांपल, आई हियर द लेक वाटर लैपिंग. सो लेक वाटर क्या कर रहा है? लैपिंग कर रहा है, छप छप कर रहा है. तो छप छप की साउंड क्या हो गई? ओनोमोटोपोइया. बजिंग की साउंड, छप छप की साउंड, हिस की साउंड, म्याऊ म्याऊ की साउंड, ये सारी जो नेचुरल साउंड एनिमल्स निकालते हैं, या फिर क्लॉक निकालती है, या फिर जो भी ह्यूमन बींग्स के निकालते हैं पैरों की आवाज, या कुछ भी नेचुरल साउंड जो निकलती ही है, तो उसको कहते हैं ओनोमोटोपोइया. आई हियर लेक वाटर, I hear lake water lapping on the shore. Lake water lapping on the shore. सो इट इज, ये लाइन जो है ये एग्जाम में आ भी चुकी है. हियर द लेक वाटर लैपिंग ऑन द शोर, ये ली गई है किससे? लेक ऑफ इनिसफ्री, इस वर्क से ली गई है ये लाइन. तो एग्जाम में पूछ सकते हैं, आपको लिटरेचर में क्वेश्चन आ सकता है कि दिस लाइन इज फ्रॉम विच वर्क, तो दिस लाइन इज फ्रॉम द लेक ऑफ इनिसफ्री. चलते हैं बेटा आगे, जानते हैं कुछ और फेमस एग्जांपल्स ऑफ ओनोमोटोपोइया. सो द बस सॉ snarled and rattled in the yard. So the bus saw snarled and rattled in the yard. जो buzz है that is snarled and rattled in the yard. तो जो साउंड इसमें कौन सी है? ओनोमोटोपोइया कौन सा है बेटा? बताइए. द साउंड ऑफ बस. बस की जो साउंड है दैट इज बस की साउंड, स्नार्ल्ड की साउंड एंड रैटल्ड की साउंड. तीनों जो है साउंड्स है. यानी कि जब कुछ कटता है तो कैसी साउंड आती है? बस की साउंड आती है ना, तो वही साउंड की बात हो रही है. सो नेक्स्ट चलते हैं, बैंग 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 आई हियर. अब बैंगिंग की साउंड होती है, जैसे कि कोई जोर जोर की अगर दरवाजे पे बैंग करता है तो भी बहुत तेज आवाज होती है, कोई बंदूक से मारता है तो भी बैंग बैंग की आवाज होती है. तो इस तरीके की साउंड्स जो होती हैं उसको भी ओनोमोटोपोइया कहते हैं, क्योंकि नेचुरली गन में से यही साउंड आती है बैंग की. मोन ऑफ डव्स इन इमेमोरियल इम्स, यानी कि मौन, यानी कि जो साइलेंस है, जो हल्का हल्का सा मुरमुराना होता है बर्ड्स का, बिल्कुल हल्की सी मौन, तो वो इको कर रहा है. सो मॉन्स जो है, मॉन ऑफ डव्स, ये भी क्या हो गया? ओनोमोटोपोइया का एग्जाम्पल हो गया. द मर्मरिंग ऑफ इननंबरेबल बीज. इननंबरेबल मीन्स अनकाउंटेबल बीज थी, और वो क्या कर रही थी? मर्मरिंग की साउंड कर रही थी, मर्मरिंग की साउंड. सो द मर्मरिंग साउंड जो है वो सजेस्ट क्या करती है? मर्मरिंग की साउंड जो है दैट इज ओनोमोटोपोइया. ये ओनोमोटोपोइया. Then example next, when the horns of spring are on winter's traces. जब horns of spring कहाँ पे है? On the winter's traces. So that means traces suggest light sound of pursue. अब जो यहाँ पे ओनोमोटोपोइया वो क्या है? ओनोमोटोपोइया is traces.
ट्रेसेस, विंटर्स ट्रेसेस यानी कि लाइट साउंड ऑफ परस्यू, विंटर की सरसर की जो आवाज होती है विंटर्स में परस्यू करने की, यानी सरसर की आवाज आती है जो विंटर में, उसको कहते हैं विंटर्स ट्रेसेस। तो विंटर्स ट्रेसेस, इसमें ट्रेसेस क्या होगा, ओनोमोटोपोइया होगा, सरसर की आवाज को कहते हैं ट्रेसेस। द फेयर ब्रीज ब्लू, द व्हाइट फोम फ्लू। सो द फेयर ब्रीज ब्लू, ब्रीज क्या काम कर रही है, ब्लू करने का, ब्लू यानी कि हवा जो है चलने का काम कर रही है, हवा ब्लू हो रही है, तो ब्लू मीन्स ओनोमोटोपोइया, साउंड इट इज क्रिएटिंग, हवा क्या साउंड क्रिएट कर रही है। उसके बाद फ्लू क्रिएट साउंड इफेक्ट्स, और द व्हाइट फोम फ्लू, और जो व्हाइट फोम है वो क्या कर रही है, फ्लू कर रही है। दोस्तों व्हाइट फोम कैसी साउंड कर रही है, फ्लू होने की। सो ओनोमोटोपोइया क्या हो गया, फ्लू एंड ब्लू बोथ आर ओनोमोटोपोइया। Then and the silken sand, uncertain rustling of each purple curtain. And the silken sand, uncertain rustling of each purple curtain. Rustling imitates the sound of moving. So जो curtains जो हैं जब हवा से फड़फड़ाते हैं तो कैसी आवाज निकलती है कर्टन से, रस्लिंग की आवाज। तो रस्लिंग मतलब फड़फड़ा रहे हैं पर्दे, तो रस्लिंग क्या हो गया, रस्लिंग साउंड इज द साउंड ऑफ ओनोमोटोपोइया, ये ओनोमोटोपोइया का एग्जांपल है। क्लैश क्लैश, क्लैश क्लैंग क्लैटर, क्लैश क्लैंग क्लैटर, दीज ऑल आर साउंड्स। जब तलवारें टकराती है ना आपस में, क्लैश क्लैंग क्लैटर, तो ये आवाजें निकलती हैं। सो दीज खड़खड़ाहट किसकी, तलवारों की। सो दीज थ्री आर, ये भी ओनोमोटोपोइया के बेस्ट एग्जांपल्स कंसीडर किए जाते हैं। तो बेटा चलते हैं आगे नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ, दैट इज हाइपरबोल। हाइपरबोल की तरफ, हाइपरबोल यानी अतिशयोक्ति अलंकार, बात को इतना बड़ा चढ़ा के कह देना कि उसमें फोर्स आ जाए, वजन आ जाए बात में, जो बात हम कहना चाहते हैं उसको इतना बड़ा चढ़ा के कह देना कि हमें उस बात पे क्या हो जाए, इतना फोर्सफुल लगने लगे वो चीज कि हमें वो बात पे यकीन हो जाए। सो हाइपरबोल मीन्स the things are presented as a greater, बड़ा चढ़ा के उनको प्रेजेंट करना, या बिल्कुल ही छोटा चीज तो इतनी है उसको प्रेजेंट करना इतना। they really are, we can say it in a exaggerated manner, तो यानी चीजों को exaggerated manner में प्रेजेंट करना कहलाता है हाइपरबोल। हिंदी में इसको कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। बेस्ट एग्जांपल्स इसके लेते हैं जो वर्क्स में आए हुए हैं आपके लिटरेचर में, दैट इज ब्लाइंडा smiled, Blinda smiled, and all the world was gay, and all the world was gay. ब्लाइंडा ने स्माइल की और पूरी दुनिया, पूरा विश्व जो है खुशी से भर गया। ऐसा हो सकता है कि एक जने के स्माइल करने से पूरी दुनिया खुशी से भर जाए, तो ये बड़ा चढ़ा के बात है, पर बात को सुंदरता देने के लिए, लिटरेचर को, लैंग्वेज को ब्यूटीफुल बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, 10,000 आई सी एट अ ग्लांस, डैफोडिल्स, आपको पता है डैफोडिल्स विलियम वर्ड्सवर्थ का एक बहुत ही फेमस वर्क है। सो 10,000 आई सी एट अ ग्लांस, यानी कि पोएट कहते हैं वर्ड्सवर्थ कि मैंने 10,000 डैफोडिल देखी, 10,000 आई सी एट अ ग्लैंस, यानी कि मैंने 10,000 डैफोडिल्स देखी एक ही झलक में, एक ही ग्लैंस में। ठीक है, क्या पॉसिबल है कि हम एक नजर में 10,000 चीजें देख लें? पॉसिबल नहीं है। तो बड़ा को एग्जेजरेटेड वे में कहा गया, बड़ा चढ़ा के लिटरेचर में। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, रिवर्स यानी कि नदियां बह गई किसकी, खून की। सो रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, खून की नदियां बह गई किसमें, युद्ध में। जब तलवारें चली तो खून की नदियां बह गई, खून तो बहा होगा पर नदियां थोड़ी ना बह गई होंगी। बट कैसे बता रहे, बड़ा चढ़ा के, क्योंकि बात पे एम्फेसिस देना चाहते हैं कि युद्ध में इतना खून बहा, इतना खून बहा, ये बोलेंगे कैसे, उसको बात को, अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया है इन्होंने, बात पे वजन डालने के लिए, बात को क्लियर करने के लिए कि बहुत ज्यादा ब्लड बहा, तो उस बात को क्लियर करने के लिए कि बहुत ज्यादा ब्लड कैसे बहा, द रिवर्स ऑफ ब्लड,
तो इतना ऐसे बता दिया कि नदियां ही बह गई, तो बात में वजन डालने के लिए, उसको फोर्स देने के लिए बात को इसका अलंकार का यूज किया जाता है. सो दिस इज अबाउट द हाइपरबोल. चलते हैं अपनी नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ, या कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं इसके हाइपरबोल के. These are some examples of hyperbole in poetry. I will love you, dear. I will love you till China and Africa meet. So, I will love you, dear. I will love you till China and Africa meet. Exaggeration of time and distance for the eternal love. तो टाइम और डिस्टेंस को बहुत ज्यादा एग्जेजरेट किया गया, क्योंकि चाइना और अफ्रीका मिल नहीं सकते, दे आर वेरी फार अवे. तो उनको डिस्टेंस को क्या कहा गया कि जब तक ये डिस्टेंस मिल खत्म नहीं हो जाएगा ना चाइना और इसका अफ्रीका का, तो आई विल लव यू डियर, आई विल लव यू टिल चाइना एंड अफ्रीका मीट. जब तक इनका डिस्टेंस खत्म नहीं हो जाता, मैं तब तक तुम्हें प्यार करूंगा. यानी कि क्या कहना चाहता है, एंडलेस लव, इटर्नल लव. बात क्या बताना चाहता है कि सोल का लव है, इटर्नल लव है, स्पिरिचुअल लव है, उसका बहुत ज्यादा गहरा प्यार है जो खत्म नहीं हो सकता, एंडलेस लव है. तो उसको बात को बता कैसे रहे कि जब तक चाइना अफ्रीका का डिस्टेंस नहीं हो सकता, ये इस तरीके से उसको हाइपरबोल बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं. सो एक्सेजरेशन ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस को एक्सेजरेट किया गया है. इतना डिस्टेंस कभी भी आपस में मिल नहीं सकता, ये हमें पता है. देन 10,000 saw I at a glance. तो मैंने आपको बताया डेफोडिल्स में से है, ये ऑलरेडी एग्जांपल मैं बता चुकी हूँ आपको. ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन हिज लिटिल हैंड. विलियम शेक्सपियर का वर्क है मैकबेथ, जिसमें मैकबेथ के हाथ खून से रंग जाते हैं और उसकी वाइफ उससे कहती है, क्या कहती है उसकी वाइफ, कि तुम्हारी हाथ जो है जो खून से रंगे हुए हैं, उनमें से अगर तुम सारे अरेबिया के फूल भी, मतलब परफ्यूम भी डाल लोगे ना अपने हैंड से, तो भी आपके हैंड से वो मर्डर की जो बदबू है, उसकी जो दुर्गंध है, वो तुम्हारे हाथ से नहीं जा सकती, चाहे तुम सारे अरेबिया के परफ्यूम भी अपने हाथ पे छिड़क लो. सो एक्सेजरेशन हो रहा है, किसका एक्सेजरेशन किया गया है, अबाउट द परफ्यूम्स. ठीक है, गिल्ट का भी एक्सेजरेशन किया गया कि तुम्हारी गिल्ट इतनी बड़ी है, तुमने जो मर्डर किया है, तुम्हारी गिल्ट इतनी ज्यादा है कि तुम सारे उसकी जो दुर्गंध है ना तुम्हारे हाथों से कभी जा ही नहीं सकती, तुमने इतना बड़ा क्राइम किया है मर्डर करने का. तो उसको एक्सेजरेट करके बात को बताया गया. A grief without a pang, void, dark and dearer. So a grief without a pang, void, dark and dearer. So एक ग्रीफ को बताया गया है, दैट इज विदाउट अ पैंग, वॉइड, डार्क, डियरर. तो ग्रीफ यानी दुख को बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई किया गया है, दुख को बहुत ज्यादा गहरा बताया गया है. गहरा बताने के लिए उन्होंने ये वर्ड्स का यूज किया. देन माई वेजिटेबल लव शुड ग्रो, माई वेजिटेबल लव शुड ग्रो वास्टर देन एम्पायर्स एंड मोर स्लो. So my vegetable love should grow faster than empires and more slow. So exaggeration describing the boundless love. वो अपने प्यार को कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, मेरा प्यार जो है किसी भी जो एम्पायर्स ग्रो करते हैं, वास्ट फैलते हैं, उनसे भी ज्यादा क्या है, एंडलेस लव है, बाउंडलेस है. तो किसी का जो साम्राज्य है वो उसकी बाउंड्री होंगी, पर मेरे प्यार की कोई बाउंड्री नहीं है, उससे भी ज्यादा है मेरा प्यार किसी भी एम्पायर की बाउंड्री से. सो एक्सेजरेशन है, प्यार को बहुत बढ़ा चढ़ा के बता रहा है. आई वॉज सो मच ओल्डर देन, आई एम यंगर देन दैट नाउ. सो आई वॉज सो मच ओल्डर देन, आई एम यंगर देन नाउ. सो हाइपरबोल है, इसमें बात को बढ़ा चढ़ा के बहुत ज्यादा बोला गया है. क्या बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे कि आई वॉज सो मच ओल्डर देन, कि मैं बहुत ज्यादा ओल्डर था. कब, वेन, देन आई एम यंगर देन दैट नाउ, और जब मैं आज हूं उससे मैं बहुत ज्यादा यंगर हूं. तो बात को बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है. दो लवर्स बी लॉस्ट, लव शेल नॉट. लवर्स लॉस्ट हो जाए, लवर्स खो जाए, लवर्स दूर हो जाए, पर प्यार कभी भी खत्म नहीं होता. दिस इज ओवर स्टेटमेंट ऑफ लव्स इमॉर्टैलिटी. यानी कि बहुत ओवर स्टेटमेंट दी गई है कि चाहे लवर्स कितनी भी दूर हो जाएं एक दूसरे से, पर प्यार तब भी रहता है. ऐसा जरूरी नहीं होता, प्यार लवर दूर हो जाते हैं तो प्यार भी बहुत बार
खत्म हो जाता है आपस में। सो ये बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रहा है कि चाहे लवर्स लॉस्ट हो जाएं, चाहे मर जाएं, चाहे दूर हो जाएं, अलग हो जाएं, एक दूसरे को खो दें, बट स्टिल द लव इज देयर, तब भी उनका लव मरता नहीं है। अ grieve without a pang, void dark, ये ऑलरेडी आई हैव डन, ये यहाँ पे हो चुका है। A grieve without a pang, this example has already been done. So these are the example of hyperbole, बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना, ये सारे एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट चलते हैं किस पे, एपोस्ट्रोफे। एपोस्ट्रोफे इज अ फिगर ऑफ स्पीच जिसमें क्या किया जाता है, एड्रेस किया जाता है किसी को। सो इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच डायरेक्टली एड्रेसेस समवन एब्सेंट डेड, कोई इंसान जो एब्सेंट हो जाता है, कोई डेड है, उसको एड्रेस किया जाता है, या एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को एड्रेस करने के लिए, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को एड्रेस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एपोस्ट्रोफी। अब इसका साइन क्या होता है एपोस्ट्रोफी का, दिस इज द साइन ऑफ एपोस्ट्रोफी। और वी कैन यूज कॉमा, हम कॉमा का भी यूज कर लेते हैं, एंड आफ्टर वन और टू वर्ड्स वी कैन यूज कॉमा, और वी कैन यूज दिस साइन एक्सक्लेमेशन साइन फॉर द एपोस्ट्रोफी। दोनों साइन का यूज होता है एपोस्ट्रोफी के लिए, या तो एक्सक्लेमेशन साइन का यूज भी कर सकते हैं, और या तो हम कॉमा का भी यूज कर लेते हैं, किसके लिए, एपोस्ट्रोफी के लिए। सो चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स पे जो एपोस्ट्रोफी के बेस्ट एग्जांपल्स हैं। ओ मिल्टन, ओ मिल्टन, thou shouldest be living at this hour, thou shouldest be living at this hour। सो इसमें एड्रेस किसको किया जा रहा है, मिल्टन को, कि मिल्टन काश तुम इस समय जीवित होते। सो ओ मिल्टन, क्योंकि मिल्टन डेड हो चुके हैं और डेड पर्सन को एड्रेस किया जा रहा है कि ओ मिल्टन एपोस्ट्रोफे दाउ शुडेस्ट, तुम्हें अभी इस समय जीवित होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, ओ डेथ, अब डेथ को एड्रेस किया जा रहा है। ओ डेथ, वेयर इज दाई अबॉर्ड, वेयर इज दाई अबॉर्ड, दाई अबॉर्ड मतलब तुम, हे डेथ, डेथ को एड्रेस किया जा रहा है, ओ डेथ तुम्हारा घर कहाँ है। तो एक तरीके से यहाँ पे बेटा अगर ये लाइन आ गई तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में से कोई भी फिगर ऑफ स्पीच हो सकती है। इसमें डेथ के ओ डेथ जो है एपोस्ट्रोफे भी है क्योंकि डेथ को एड्रेस किया जा रहा है, और कॉमा भी यूज होता है एड्रेसिंग के लिए, और इसमें वेयर इज दाई अबॉर्ड, डेथ तुम्हारा घर का है, तो डेथ को पर्सोनिफाई भी किया जा रहा है क्योंकि डेथ के घर की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ओ विंड, ओ विंड, ये पीबी शैली की पोएम से है जो मैं लिख रही हूं। ओ विंड, इफ विंटर कम्स, कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। अब किसको एड्रेस किया जा रहा है, विंड को एड्रेस किया जा रहा है, विंड को एड्रेस किया जा रहा है। तो विंड को एड्रेस करके कहा जा रहा है कि ओ विंड, अगर विंटर आ गई है तो स्प्रिंग भी जल्द ही आ जाएगी। सो दिस इज एपोस्ट्रोफे फिगर ऑफ स्पीच जिसमें तीनों एग्जाम्पल में अलग अलग चीजों को एड्रेस करा गया है, कहीं एब्स्ट्रैक्ट चीजों को एड्रेस किया गया है और कहीं किसी डेड पर्सन को एड्रेस किया गया है। चलते हैं कुछ फेमस एग्जांपल्स ऑफ एपोस्ट्रोफे इन द पोएट्री, जो पोएट्री में आ चुके हैं पिछले सालों में क्वेश्चंस की तरह, वो एग्जांपल्स आपके लिए मैं प्रीवियस ईयर के लेके आई हूँ। सो पेपर में सिर्फ आपको ये लाइन दे देंगे, ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग, तो ये आपको लाइन दे देंगे एंड दे विल आस्क यू कि इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। सो डेथ को एड्रेस किया गया है तो फिगर ऑफ स्पीच क्या होगी, एपोस्ट्रोफे, क्योंकि इसमें एड्रेस किया जा रहा है और जहां पे भी एड्रेस किया जाएगा दैट इज एपोस्ट्रोफे। सो एड्रेस किया जा रहा है, किसको एड्रेस किया जा रहा है, डेथ को एड्रेस किया जा रहा है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। सो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अब इसमें किसको एड्रेस किया जा रहा है,
लिटिल स्टार को एड्रेस किया जा रहा है, और यहाँ पे क्या यूज हुआ है बेटा, एपोस्ट्रोफे का यूज हुआ है। सो इट इज एड्रेसिंग द लिटिल स्टार, एड्रेस किया जा रहा है लिटिल स्टार को। क्या कहा जा रहा है लिटिल स्टार को, हाउ अ वंडर व्हाट यू आर, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। अब मिल्टन को एड्रेस किया जा रहा है, मिल्टन इज अ डेड पर्सन, सो डेड पर्सन को एड्रेस किया जा रहा है किससे, एपोस्ट्रोफे से, दैट ओ मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। सीजर डोस्ट दाउ लाई सो लो, तुम इतनी लो, इतनी अंदर जमीन में जो मतलब इतनी अंदर जमीन में इतनी लो हो, तो तुम वाई, मतलब ओ माइटी सीजर, वो बोल रहा है, एड्रेस कर रहा है किसको, जूलियस सीजर को एड्रेस करते हुए बोल रहा है कि तुम इतनी नीचे जमीन में क्यों लाई कर रहे हो, वाई आर यू लाइंग, यू लाई इन सो लो, इतनी लो अंदर जमीन में क्यों लाई कर रहे हो, क्योंकि जब मर जाता है इंसान अंदर ही तो दफन होता है, तो वो ही इज लाइंग लो इनसाइड द सैंड, तो सैंड के नीचे दफन हो रहा है, तो ही इज बीइंग एड्रेस्ड, उनको एड्रेस किया जा रहा है, किसको एड्रेस किया जा रहा है, जूलियस सीजर, पावरफुल सीजर को एड्रेस किया जा रहा है। हियर द टाइमिंग बी एड्रेस, टाइम को एड्रेस किया जा रहा है, ओ टाइम दो मस्ट अनटेंगल दिस नॉट आई, जो भी प्रॉब्लम है उसको अनटेंगल तुम्हें ही करना है, समय को कह रहा है, ही इज एड्रेसिंग द टाइम, टाइम को एड्रेस करते हुए कह रहे हैं कि हे समय, जो भी मेरी प्रॉब्लम्स है उनको अनटेंगल तुम्हें ही करना है, उनको सॉल्व तुम्हें ही करना है। सो एड्रेस्ड, time is being addressed here. O ocean, O ocean, mighty mother of all life. अब ओशन को एड्रेस किया जा रहा है, ओशन को एड्रेस करके क्या क्या कहा जा रहा है, दैट माइटी मदर ऑफ ऑल लाइफ, ओशन को कहा जा रहा है पावरफुल मदर ऑफ ऑल द लाइफ। सो एड्रेस किसको किया जा रहा है, ओशन को। सो दिस लाइन, ये लास्ट लाइन जो है पीबी शैली के वर्क से है, and these all are important from the exam point of view, सारे important है एग्जाम्पल्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं। आज का ये लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, कल कुछ और फिगर्स ऑफ स्पीच आपके लिए मैं लेकर आऊंगी। सो अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल दोबारा क्लास में। व्हाट आर लाइटोटीज, चल रहे हैं हम जानते हैं फिगर ऑफ स्पीच लाइटोटीज की तरफ। सो लाइटोटीज बेसिकली कहा जाता है कि ये एक अंडरस्टेटमेंट होती है, पहले मैं बता दूं इसको क्या क्या कहा जाता है, इसको एक अंडरस्टेटमेंट कहा जाता है, और इसके बारे में कहा जाता है कि बाय प्रेजेंटिंग द नेगेटिविटी, इसमें नेगेटिव वर्ड्स प्रेजेंट किए जाते हैं। सो बाय प्रेजेंटिंग नेगेटिविटी, नेगेटिविटी को प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। सो बाय प्रेजेंटिंग नेगेटिविटी यू प्रेजेंट पॉजिटिविटी, यानी नेगेटिव वर्ड्स यूज करते हुए भी हम क्या प्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव चीजें। और इसके बारे में क्या कहा जाता है, दैट इट इज एन आइडिया, ये एक आइडिया है, लाइटोटीज एक आइडिया होता है जिसको एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, बाय डिनाइंग इट्स अपोजिट। सो इट इज एन आइडिया, ठीक है, ये एक आइडिया है, एक्सप्रेस्ड, कैसे एक्सप्रेस्ड किया जाता है, बाय डिनाइंग इट्स अपोजिट। अब इसका ये कैसे समझ में आएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है, डिनाई करना अपोजिट को, इसका क्या मतलब है कि लाइटोटीज जो है वो डिनाई करता है अपोजिट को, यानी कि अब पहले बैड का अपोजिट क्या है, गुड, अब मेरे को गुड को डिनाई करना है, तभी मैं लाइटोटीज को प्रूफ कर पाऊंगी। तो गुड को कैसे डिनाई करूंगी, अगर मैं बोलूंगी गुड को, मैंने यहाँ लिखा गुड, अब गुड को डिनाई करूंगी कैसे, नॉट लगा के, बैड मीन्स नॉट गुड, तो मैंने बैड को, यानी कि बैड को, मेरा आइडिया क्या था, वो इंसान बैड है, तो मुझे इस आइडिया को एक्सप्रेस करना था अपने कि वो इंसान बुरा है, तो मैंने कह दिया दैट ही इज नॉट अ गुड पर्सन। तो मैंने क्या किया, डिनाई कर दिया किसको, बैड के, बाय डिनाइंग अपोजिट, बैड के अपोजिट को, बैड का अपोजिट क्या हुआ, गुड वर्ड, उसको मैंने क्या कर दिया, नॉट लगा के डिनाई कर दिया। तो दिस इज लाइटोटीज, इसी को कहते हैं लाइटोटीज। और अब ये सारी तो थोड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन किया,
अब मैं एक सिंपल सी बात बता दूं, किसी भी एफर्मेटिव बात को अगर हम एफर्मेटिव बात को प्रेजेंट कर देते हैं किसमें, नेगेटिव स्टेटमेंट में प्रेजेंट कर देते हैं, किसी भी पॉजिटिव बात को या अफर्मेटिव बात को कोई भी नेगेटिव वे में प्रेजेंट कर देते हैं, तो उसको बस कहते हैं लाइटोटीज, दैट इज लाइटोटीज। और ये बेटा अपोजिट माना जाता है किसका, हाइपरबोल का। सो इसको कहते हैं अपोजिट ऑफ हाइपरबोल। सो बेसिकली इट इज कॉल्ड अपोजिट ऑफ हाइपरबोल। इसको अपोजिट कहा जाता है हाइपरबोल का, क्योंकि हाइपरबोल में एग्जेजरेशन होती है चीजों की, बढ़ा चढ़ा के चीजों को बताया जाता है, और इसमें नॉट नो का यूज करके चीजों को अंडरस्टेटमेंट किया जाता है। सो दिस इज अपोजिट ऑफ हाइपरबोल, इसको हाइपरबोल का अपोजिट माना जाता है। अब बेटा देख लेते हैं इसकी तरफ। Litotes is a figure of speech in which a positive or affirmative statement is conveyed by negation of the opposite word. It is opposite of the hyperbole. वही बात जो मैंने बताई वही लिखी है। It is called opposite of the hyperbole. It is an understatement. ये एक understatement होती है जिसमें negative words का use होता है। तो this is about this thing. तो नेगेटिव वर्ड्स हम लिख सकते हैं कौन कौन से, नो, नॉट, ठीक है, नो, नॉट, नेवर, इन वर्ड्स का यूज होता है। सो नो, नॉट, नेवर ये नेगेटिव वर्ड्स का इसमें यूज होता है। अब चलते हैं इसके बेस्ट एग्जांपल्स की तरफ। जैसे कि मैंने लिखा आई एम अ सिटीजन, आई एम अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी। I am a citizen of no mean city. So that what does this line means? कि I am a citizen of no mean city. This means I am a citizen of a great city. Indirectly, इसका जो मतलब है no mean city means I am a citizen of great city or big city. ठीक है, we can say this. So I am a citizen of a ग्रेट सिटी। अब मैंने किसी भी पॉजिटिव बात को ग्रेट सिटी को कहना था नेगेटिव वे में, यानी कि नो या नॉट का यूज लगा के कहना था, तो दैट बिकम्स लिटॉट्स। तो पॉजिटिव बात क्या थी मेरी, आई एम अ सिटीजन ऑफ ग्रेट सिटी। मैंने बस इतना बोलना था, आई एम अ सिटीजन ऑफ ग्रेट सिटी। इसको मैंने क्या बोल दिया, आई एम अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी। बात वही है, बस नो नॉट का यूज करके बात को थोड़ा सा नेगेटिव बना दिया गया। अब बेटा और एग्जांपल्स लेते हैं आपके क्लैरिफिकेशन के लिए। जैसे कि दैट इज नॉट अ बैड आइडिया, ठीक है, दैट इज नॉट अ बैड आइडिया, वह एक बैड आइडिया नहीं है। सो दैट इज नॉट अ बैड आइडिया। तो इसका मतलब क्या है कि आइडिया क्या है, गुड है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि आइडिया, मीनिंग क्या कहना चाह रहा है वो, दैट द आइडिया इज गुड। सो द ट्राइंग नो बैड, नॉट अ बैड आइडिया मीन्स इट द आइडिया इज गुड, सो इट इज एन गुड आइडिया, ठीक है। अगर मैं ये कहूं आई एम नॉट अनफेमिलियर विद द पोएट्री, अगर मैं कहूं कि आई एम नॉट, I am not unfamiliar, I am not unfamiliar with poetry, ठीक है, I am not unfamiliar with poetry। तो इसमें मैं क्या कहना चाहूंगी, तो इसका मतलब है कि मैं पोएट्री को जानती हूं, मैं पोएट्री से फेमिलियर हूं। तो इसमें क्या मतलब निकला इनडायरेक्टली कि आई एम फेमिलियर विद द पोएट्री, मैं पोएट्री से फेमिलियर हूं, एंड आई नो द पोएट्री। इसका मतलब क्या हुआ इनडायरेक्ट, दैट आई नो द पोएट्री, मुझे पोएट्री के बारे में पता है, आई नो द पोएट्री। सो बेटा इनडायरेक्टली इसमें जो बातें कही गई हैं, इसमें जो चीजें हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। चलते हैं बेटा फेमस एग्जांपल्स की तरफ। पहला जॉन मिल्टन का एग्जांपल, नॉर डिड दे नॉट परसीव द इविल प्लाइट। सो नॉर डिड दे नॉट परसीव, उन्होंने परसीव नहीं किया, सो इसमें नॉट आ गया।
तो नॉट दैट इंप्लाइज नेगेटिव, नेगेटिव कर दिया स्टेटमेंट को, पॉजिटिव स्टेटमेंट को नॉट लगा के हमने नेगेटिव कर दिया, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ लिटॉर्ड्स. आई एम नॉट अनमाइंडफुल ऑफ योर वार्निंग्स. आई एम नॉट अनमाइंडफुल यानी कि मैं माइंडफुल हूं. अगर मैंने नॉट अनमाइंडफुल, नॉट अनमाइंडफुल का मतलब है कि मैं मंदबुद्धि नहीं हूं, अनमाइंडफुल नहीं हूं. इसका मतलब क्या है कि मैं माइंडफुल हूं. तो बात क्या कहना चाह रहा है वो, इनडायरेक्टली पॉजिटिव बात कहना चाह रहा है. पॉजिटिव बात क्या है कि मैं माइंडफुल हूं, बट उसको कह कैसे रहा है, आई एम नॉट अनमाइंडफुल. यानी कि देखो बेटा, एक पॉजिटिव बात को बताने के लिए उसको दो नेगेटिव चीजों को एक साथ रखना पड़ रहा है. यानी कि नॉट भी और साथ में अनमाइंडफुल भी. टू नेगेटिव थिंग्स आर केप्ट टुगेदर. अनमाइंडफुल भी नेगेटिव वर्ड है और नॉट भी नेगेटिव है, तो दो नेगेटिव को करने के लिए यूज किया है एक पॉजिटिव को. ठीक है, माइंडफुल को प्रेजेंट करने के लिए. सो नॉट का यूज कर दिया गया है यहाँ पे, इट इज अ लिटॉर्ड. मैन नेवर इज बट ऑलवेज टू बी ब्लेस्ड. मैन नेवर इज, तो नेवर का यूज कर दिया. मैन नेवर इज बट ऑलवेज टू बी ब्लेस्ड. हाउ, आई एम नोबडी, हु आर यू. आई एम नोबडी, इधर क्या कहा गया है, आई एम नोबडी, यानी कि आई एम नोबडी, मैं कुछ भी नहीं हूं. आई एम नोबडी, तो यहाँ पे नो है ना, इसके आगे नो लग गया है, नो. सो जहां पे भी नो का यूज हो गया वहां पे क्या होगा, लाइटोटीज होगा. ठीक है. सो अब चलते हैं, दैट इज नॉट व्हाट आई मेंट एट ऑल. सो ये वो चीज नहीं थी, आई डिड नॉट मेंट दैट एट ऑल. सो दैट इज नॉट व्हाट आई मेंट एट ऑल. सो नॉट से हमने क्या कर दिया, लाइटोटीज को प्रेजेंट कर दिया. सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइटोटीज. ये लाइटोटीज के बारे में था टोटल. अब चलते हैं नेक्स्ट अपने फिगर ऑफ स्पीच की तरफ. ऑक्सीमोरॉन क्या है? ऑक्सीमोरॉन इज अ फिगर ऑफ स्पीच. वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो अपोजिट वर्ड्स आर केप्ट टुगेदर. दो अपोजिट वर्ड्स एक सेंटेंस में रखे जाते हैं. कहाँ? टुगेदर, एक साथ रखे जाते हैं. ठीक है. सो that becomes oxymoron, in which two opposite ideas or quality of a person are put together to create surprising meaning. यानी कि juxtaposition में, juxtaposition होता है जस्ट एक साथ एक दूसरे के चिपका के बगल में. सो juxtaposition में एक दूसरे के बिल्कुल बगल में रखा जाता है दो वर्ड्स को, अपोजिट वर्ड्स को. ठीक है, या फिर दो अपोजिट क्वालिटीज को एक पर्सन. सम बेटर एग्जांपल्स फॉर ऑक्सीमोरॉन. तो देखते हैं पहला एग्जाम्पल. इट इज एन ओपन सीक्रेट. अब सीक्रेट मतलब होता है कोई बात छुपा के रखना, कोई बात सीक्रेट रखना. और उसी तरफ मैं कह रही हूँ ओपन है, तो ओपन मतलब खुला और सीक्रेट मतलब छुपाना. सो कुछ ओपन भी है और कुछ सीक्रेटिव भी है. सो दैट बिकम्स एन ओपन सीक्रेट. ओपन और सीक्रेट दोनों अपोजिट चीजों को क्या रखा गया है, एक साथ, यानी कि जक्स्टापोजिशन में रखा गया है. सो दिस बिकम्स ऑक्सीमोरॉन. ये ऑक्सीमोरॉन बन जाता है. नेक्स्ट चलते हैं. दे आर पीस फोर्स. दे आर पीस फोर्स. सो एक तरफ क्या है, पीस, शांति, और एक तरफ क्या है, फोर्स. सो दे आर पीस फोर्स. ठीक है. सो जस्ट अब एक साथ क्या है, दोनों के एक साथ जक्स्टापोजिशन में क्या रखा गया, दो अपोजिट वर्ड्स को. अब और मैं एग्जांपल्स देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए. ही इज रेगुलरली इरेगुलर. ठीक है, एक और लिख देती हूँ फिर. लाइफ इज बिटर स्वीट. अब बताते हैं एग्जाम्पल्स को. इरेगुलर होना
और रेगुलर होना, रेगुलरली इरेगुलर, सो दो बोथ आर अपोजिट वर्ड्स और दे आर केप्ट टुगेदर। लाइफ के बारे में बोला गया है, किसी भी आइडिया के बारे में, किसी भी पर्सन के बारे में या किसी भी चीज के बारे में बोला जा सकता है। अब यहाँ लाइफ के बारे में बोला गया है कि लाइफ बिटर भी है और स्वीट भी है, तो या कोई पर्सन होता तो उसके बारे में भी बोला जा सकता था कि मोहन इज बिटर स्वीट, या जो भी है, एक पर्सन, एक लाइफ, एक थिंग, किसी के बारे में भी कुछ भी बोला जा सकता है। सो दिस इज ऑक्सीमोरन। यही ऑक्सीमोरन है जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें टू डिफरेंट आइडियाज आर केप्ट टुगेदर, जिसमें दो डिफरेंट जो है आइडियाज को एक साथ रखा जाता है, जस्ट एट द जक्सटापोजिशन में रखा जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सीमोरन आर, विलियम शेक्सपियर ने कहा है, विलियम शेक्सपियर का वर्क है रोमियो जूलियट, जिसमें ये लाइन आई है। रोमियो जूलियट की क्या लाइन है हमारे पास, ओ ब्रॉलिंग लव, ओ लविंग हेट, यानी लव जो है धोखेबाज या फिर दुखी टाइप, मतलब इस टाइप का बताया गया, और साथ में उसको लव भी कहा गया है, लविंग भी कहा गया, हेट भी कहा गया है। तो एक ही चीज को क्या कहा गया, दो अपोजिट चीजें, लविंग भी और हेट भी, ब्रॉलिंग भी और लव भी। नेक्स्ट, जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट से ये एग्जांपल लिया गया है। हिज फेमस वर्क इज पैराडाइज लॉस्ट, उसमें से ये एग्जांपल लिया गया। डार्कनेस इज विजिबल, डार्कनेस भी है, अंधकार भी है, और उसमें विजिबल भी हो रहा है सब कुछ, यानी कि डार्कनेस है चारों तरफ, अंधकार है और सब कुछ विजिबल भी है। तो अंधकार और विजिबिलिटी दोनों एक साथ कैसे हो सकती हैं। Then next, Alfred Lord Tennyson, faith unfaithful kept him falsely true. Faith unfaithful, faith भी है, विश्वास भी है और unfaithfulness भी है, तो दोनों चीजें एक साथ रखी गई हैं, क्या, विश्वास भी, फेथ भी और अनफेथफुलनेस भी। नेक्स्ट, होमली नर्स, द होमली नर्स, पहले ही ये गलत है क्योंकि होमली नर्स मतलब कहने का मतलब है कि होम की नर्स कौन सी होती है, हॉस्पिटल की नर्स होती है, तो दोनों अपोजिट बातें हैं, होमली भी और नर्स भी, ठीक है। उसके बाद, टू मेक हर फॉस्टर चाइल्ड हर इनमेट मैन, सो उसने सारी कोशिश की होमली नर्स ने कि फॉस्टर चाइल्ड को क्या बना दे, आदमी। तो चाइल्ड, एक तरफ चाइल्ड कहा जा रहा है उसको और एक तरफ उसी को आदमी बना दिया जा रहा है, तो दोनों अपोजिट बातें होगी ना, फॉस्टर चाइल्ड, इनमेट मैन, ठीक है। नेक्स्ट, जॉन कीट्स की ओड टू ग्रेशियन अर्न में से ली गया है, कोल्ड पेस्टोरल। कोल्ड पेस्टोरल, कोल्ड होता है कुछ ठंडा सा पड़ जाना, सम टाइप ऑफ अर्बन एरियाज, ठीक है, और पेस्टोरल सम टाइप ऑफ वार्म, सो दोनों अपोजिट चीजें, कोल्ड एंड पेस्टोरल। देन नेक्स्ट, टीएस इलियट का हॉलो मैन वर्क है, शेप विदाउट फॉर्म। एक तो वो कह रहा है कि शेप में है चीज, और क्या कह रहा है, विदाउट फॉर्म। तो शेप में होना ही फॉर्म में होना होता है, तो शेप मतलब क्या हो गया, फॉर्म, और आगे लिख रहा है विदाउट फॉर्म, फॉर्म विदाउट फॉर्म, सो इट इज अ फॉर्म विदाउट फॉर्म। नेक्स्ट, पर्सी बीसी शैली, ओ टू द वेस्ट विंड, डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर। तो पीबी शैली ने क्या लिखा है ओ टू द वेस्ट विंड में, कि विंड क्या है, हवा क्या है, डिस्ट्रॉयर भी है और एक प्रिजर्वर भी है, दोनों ही हवा दोनों काम करती है, एक डिस्ट्रॉयर का भी काम करती है, एक प्रिजर्वर का भी काम करती है। सो एक ही विंड के बारे में दोनों चीजें लिखी गई हैं, डिस्ट्रॉयर भी है और प्रिजर्वर भी है। So this is all about the oxymoron. ये oxymoron के जितने भी लिटरेचर में से बेस्ट एग्जांपल्स थे मैं सब आपके लिए निकाल के लाई। चलते हैं अलग नेक्स्ट अपनी फिगर ऑफ स्पीच की तरफ। इज एंटीथीसिस, एंटीथीसिस में जिसमें दो अपोजिट आइडियाज को रखा जाता है विद द टू डिफरेंट पर्सन्स, दो डिफरेंट पर्सन भी होते हैं और उनकी दो डिफरेंट क्वालिटीज भी होती है। पहले क्या था, एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज थी, यहाँ पे दो डिफरेंट पर्सन है और दो डिफरेंट आइडियाज हैं। So contrasting, इसमें क्या लिखा है, antithesis is a figure of speech in which contrasting ideas are placed side by side. Side by side ही placed होते हैं, एक दूसरे के आसपास ही placed होते हैं, but दो different चीजें होती हैं, दो different person होते हैं और उसके दो different qualities होती हैं। To create a powerful effect, so एक powerful effect create करने के लिए इसको use किया जाता है, in which we can find two different persons or things and ideas. अब इसके बेहतरीन एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ।
जैसे कि मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। ठीक है, अब इसमें दो डिफरेंट पर्सन है। कौन से दो डिफरेंट पर्सन है? मैन एक डिफरेंट है, गॉड डिफरेंट है। सो मैन इज डिफरेंट, गॉड इज डिफरेंट, दोनों डिफरेंट पर्सन है। और इनकी क्या क्या है? एक तरफ प्रपोज कर रहा है मैन, ये भी अपोजिट हो गया, और एक तरफ क्या हो रहा है? डिस्पोज। तो मैन गॉड टू डिफरेंट पर्सन एंड टू डिफरेंट क्वालिटीज, एक प्रपोज कर रहा है, एक डिस्पोज कर रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज स्पीच इज सिल्वर। स्पीच इज सिल्वर एंड साइलेंस इज गोल्ड। स्पीच जो है वो सिल्वर है और साइलेंस क्या है? गोल्ड। तो दो डिफरेंट, पहले क्या दो डिफरेंट चीजें हैं? एक तरफ बोलना है स्पीच, एक तरफ साइलेंस है, ये दोनों अपोजिट होगा एक दूसरे के। एक तरफ सिल्वर है बिल्कुल चांदी, एक तरफ गोल्ड है। गोल्ड की तो भाई वैल्यू ही अपनी। तो दो डिफरेंट, दोनों सब एक दूसरे के अपोजिट है। देन टू, एक और एग्जांपल देती हूँ, टू एयर इज ह्यूमन, यानी कि एरर करना, गलती करना। एरर को एर लिखते हैं। टू एयर इज ह्यूमन, टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज गॉड, टू फॉरगिव इज डिवाइन। यानी कि गलती करना, एरर करना इज द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। एरर करना, गलती करना इंसान की क्वालिटी है, और माफ कर देना, फॉरगिव कर देना किसकी क्वालिटी है? डिवाइन की क्वालिटी है, भगवान की क्वालिटी है। सो टू एरर एंड फॉरगिव दोनों अपोजिट क्वालिटीज है। एक की है गलती करना, एक की है माफ करना, और दो अलग पर्सन है, एक ह्यूमन बीइंग है और एक गॉड है जिसको डिवाइन कहा गया है। तो दो डिफरेंट पर्सन, दो डिफरेंट क्वालिटीज इज कॉल्ड एंटीथेसिस। इसके लेते हैं बेहतरीन एग्जांपल ऑफ एंटीथेसिस। क्या रहेंगे? पहले, एंटीथेसिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज प्लेस किए जाते हैं साइड बाय साइड। इसमें पहला एग्जांपल लेते हैं, टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। ये अलेक्जेंडर पोप का ऐसे है, ये इंपॉर्टेंट है और इसको आप ध्यान भी रख लेना। एन एसे ऑन मैन, एन एसे ऑन मैन है अलेक्जेंडर पोप का। ठीक है, वहां से ये लिया गया है। तो ये मैंने आपको बता दिया है, एरर और फॉरगिव दोनों अपोजिट हैं, ह्यूमन और डिवाइन दोनों अपोजिट है। देन विलियम शेक्सपियर के हैमलेट से लिया गया है, गिव मी दैट मैन that is not passion's slave, and I will wear him, I am heart's core. So I give me that man that is not passion's slave. So एक तरफ क्या है? पैशन का गुलाम, और एक तरफ क्या है? हार्ट्स कोर। ठीक है, मन मर्जी करने वाला इंसान, हार्ट स्कोर मतलब अपनी दिल की सुनने वाला, अपने मन की करने वाला। और एक तरफ क्या है? पैशन का गुलाम, कि यार मेरे को यही करना पड़ेगा, यही फॉलो करना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा, इसी लाइन में जाना पड़ेगा, ये पैशन को फॉलो करना हो गया। ठीक है, अपोजिट चीजें हो गई दोनों। बेटर टू रेन इन हिल देन टू सर्व इन हेवन, यानी कि रेन मतलब राज करना, और सर्व मतलब गुलामी करना। तो राज करना किसमें? हेल के अंदर, नरक के अंदर, और सर्व करना हेवन के अंदर। तो वो कह रहा है कि बेटर होता है कि क्या करना? राज करना नरक में, इससे बुरा कि गुलामी करना किसमें? स्वर्ग में। गुलामी तो गुलामी रहती है, चाहे स्वर्ग में करो। तो वो कह रहे गुलामी करना अच्छा नहीं होता, इससे अच्छा तो राजा बन के रहो किसमें? नरक में। तो दोनों अपोजिट बातें हो गई, गुलामी करना और राज करना। ठीक है, देन हेवन लाइज अबाउट अस इन अवर इन्फेंसी। जो हेवन है यानी स्वर्ग जो है, उसको किसमें मिल रहा है? इन्फेंसी के अंदर। ठीक है, बचपने में, इन्फेंसी में। शेड्स ऑफ द प्रिजन हाउस बिगेन टू क्लोज अपॉन प्रिजन हाउस। सो शेड्स ऑफ द प्रिजन हाउस। प्रिजन हाउस क्या होता है बेटा? कैद, प्रिजन, नरक, हेल। तो एक तरफ हेल की बात हो रही है, प्रिजन हाउस की,
कि दैट इज अ प्रिजन हाउस, और एक तरफ क्या बात हो रही है, हेवन की। दोनों अपोजिट बातें हो गई। और इन्फेंसी, इन्फेंसी मतलब छोटा बालक, बिल्कुल। और ग्रोइंग, ग्रोइंग बॉय, दैट इज एडल्ट, एडल्टहुड। इसमें क्या बताया मैंने कि हेवन लाइज, तो यही बात है कि जो स्वर्ग है उसमें, स्वर्ग क्या होता है बेटा, स्वर्ग तब होता है जब हम छोटी उम्र में होते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं होती, हम बेफिक्री जिंदगी जीते हैं बचपने की, हमें कोई किसी चीज की वो नहीं होती, ज्यादा टेंशन नहीं होती। बट जैसे जैसे लाइफ हेल हेल बन जाती है, कैसे हेल बन जाती है, प्रिजन हाउस, प्रिजन हाउस मीन्स हेल बन जाती है जब हम कैसे होते हैं, ग्रोइंग बॉय हो जाते हैं, जब हम बड़े होते जाते हैं, ग्रो करते जाते हैं। पर्सी बीसी शैली, ओ टू द वेस्ट विंड। अब पीबी शैली का वर्क है, कहां से दिया गया, ओ टू द वेस्ट विंड से। इफ विंटर कम्स, अगर विंटर आती है, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। सो विंटर और स्प्रिंग दोनों अपोजिट हो गए, ठीक है। कम और फार बिहाइंड, एक है आना और एक है बिहाइंड रह जाना, पीछे रह जाना। सो दोनों अपोजिट चीजें हो गई, विंटर का अपोजिट स्प्रिंग एंड कम्स का अपोजिट बिहाइंड। देन नेक्स्ट, हर्ड मेलोडीज आर स्वीटर, यानी कि जो मेलोडीज मैंने सुनी है वो तो स्वीट है, पर हर्ड का अपोजिट क्या हो गया, अनहर्ड, अनहर्ड आर स्वीटर। तो एक तरफ क्या है, अनहर्ड यानी कि अनसुनी। नेक्स्ट, बिटवीन द आइडिया एंड द रियलिटी, बिटवीन द मोशन एंड द एक्ट। सो इधर क्या है, बिटवीन द आइडिया, तो आइडिया किसके अपोजिट रखा गया है, आइडिया यानी सिर्फ सोचना, रियलिटी जो असलियत में हो रहा है, सोच से परे, ठीक है। एक तरफ है मोशन यानी कि चलना, और बिटवीन द मोशन एंड द एक्ट, एक्ट मींस एक तरफ सिर्फ मोशन हो रहा है हल्का हल्का, और एक तरफ क्या एक्शन हो रहा है, एक्ट हो रहा है पूरा, तो दोनों अपोजिट चीजें हैं, एक साथ रखी गई है। नेक्स्ट चलते हैं एनाफोरा की तरफ। एनाफोरा होता है बेटा जब भी एक वर्ड या कोई एक पर्टिकुलर फ्रेज रिपीट होता है हर लाइन के शुरुआत में। सो अ वर्ड और अ फ्रेज इज रिपीटेड इन द स्टार्टिंग और एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी सक्सेसिव लाइन। सो जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि क्या एग्जाम्पल रहेगा एनाफोरा का, यू मे शूट मी, you may shoot, you may shoot me with your words, you may cut me, you may cut me with your eyes। अब इसमें अगर हम देखें तो बार बार क्या रिपीट हो रहा है, कौन सा फ्रेज रिपीट हो रहा है, यू में, फिर दोबारा यू में, ऐसे हम और भी लिख सकते हैं यू में करके। तो यू में बार बार क्या हो रहा है, दिस फ्रेज यू में इज कमिंग अगेन एंड अगेन इन द बिगिनिंग ऑफ द लाइन्स। ये को बेटा एक और एग्जांपल लेते हैं, आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड। अब ये तीनों क्या है, तीनों अलग अलग क्लॉज हैं, और हर क्लॉज की स्टार्टिंग में आई 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 रिपीट हो रहा है। तो यानी कि हर क्लॉज की स्टार्टिंग में जो वर्ड रिपीट होता है उसको एनाफोरा कहते हैं, ठीक है। चलते हैं अलग एग्जांपल्स की तरफ। फेमस एग्जांपल्स ऑफ एनाफोरा इन द पोएट्री। अब फेमस एग्जांपल्स क्या क्या हैं, इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, इन एवरी इन्फेंट्स क्राई ऑफ फियर, इन एवरी वॉइस, इन एवरी बैन। तो इन एवरी हर लाइन की स्टार्टिंग में रिपीट हो रहा है। सो हर क्लॉज के स्टार्टिंग में क्या रिपीट हो रहा है, इन एवरी रिपीट हो रहा है। सो इट इज द रेपिटेशन ऑफ सेम वर्ड्स इन द स्टार्टिंग ऑफ अ लाइन और अ क्लॉज। किसी भी लाइन के स्टार्टिंग में और क्लॉज के स्टार्टिंग में सेम वर्ड रिपीट होना कहलाता है एनाफोरा। अब इधर नेक्स्ट में देखते हैं, वन शॉर्ट स्लीप पास्ट वी वेक इटर्नली एंड डेथ शेल बी नो मोर दैट thou shall die। सो हियर डेथ रिपीट हो रहा है, डेथ शेल बी नो मोर दैट thou shall die।
So death is repeating again and again. I hear America singing the varied chorals I hear. So I hear America singing the varied chorals I hear. I hear, I hear. ठीक है, बार बार रिपीट हो रहा है. नाउ पर्सी बीसी शेली की पोम है ओ टू द वेस्ट विंड, जिसमें क्या रिपीट होता है, ओ हियर, ओ हियर. हर स्टेंजा में रिपीट हो रहा है क्या, ओ हियर. नेक्स्ट, आई लव दी टू द डेप्थ एंड ब्रेथ एंड हाइट. तो आप देखेंगे एलिजाबेथ ब्राउनिंग की लाइन है, हाउ डू आई लव दी. सो आई लव दी टू द डेप्थ एंड ब्रेथ एंड हाइट. सो रिपीट क्या हो रहा है, हाउ डू आई लव दी. सो आई लव दी रिपीट हो रहा है, देन अगेन आई लव दी रिपीट हो रहा है. सो आई लव दी इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. नेक्स्ट, there will be time to prepare a face to meet the faces. So there will be time. क्या रिपीट हो रहा है, there will be time. To strive, to seek, to find and not to yield. तो क्या रिपीट हो रहा है, to find, to seek, to strive, to yield. तो हर क्लॉज में, क्योंकि कॉमा है बार बार, तो क्लॉजेज हैं छोटे छोटे, तो क्लॉज हर क्लॉज में टू रिपीट हो रहा है. तो दिस इज द एनाफोरा. एनाफोरा कहेंगे इसे डिवाइस दैट इज द फिगर ऑफ स्पीच. आज के लिए यही समाप्त करते हैं. कल शुरू करेंगे एक नई फिगर ऑफ स्पीच के साथ, लेके आऊंगी आपके लिए बाकी की जो फिगर्स ऑफ स्पीच है. बने रहिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब इसमें मेरे साथ शुरू से एंड तक बने रहिए.